तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि थोड़े से जरूर पैनिक में होंगे। देखो, मामला ही ऐसा चल रहा है और इस माहौल में एक स्टेटमेंट तो क्लियर है कि भाई मार्केट रिएक्ट कर रहा है केवल ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट है। और रिसेंटली उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पे 2 अप्रैल को लेके काफी एक इन्वेस्टर काफी डर गया है कि देखो 2 अप्रैल में कितना पोर्टफोलियो रेड होने वाला है। तो रिसेंटली जो उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उस स्टेटमेंट के बाद लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट से डूब चुके हैं। सोचो, अच्छा ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया और इस टैरिफ से उनको क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ऐसे सेक्टर को उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया है जिसके कारण भारत को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट नुकसान स्टार्ट हो चुका है और कहते हैं कि 2 अप्रैल के पहले ये ट्रेलर है ना, हो सकता है कि ट्रेलर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी को नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ ये एक्चुअली ना कहते हैं कि वैक्सीन ट्रेड तो बहुत खतरनाक मानी जाती थी, जहां एक कंट्री दूसरे कंट्री में वायरस क्रिएट करता था और इसके बाद एंटीवायरस डोज के लिए दूसरे कंट्री को गिड़गिड़ाना होता था। काफी लोग को पता होता होगा, पास्ट में ऐसा हो चुका है। तो उससे ज्यादा खतरनाक ट्रेड वॉर होती है, मतलब हम आपको बिजनेस करने नहीं देंगे और दूसरी बात यह है कि जो भी मुनाफा है उसमें भी आपका हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मुनाफा हो। तो यह ट्रेड जो वॉर स्टार्ट हुई है ना, हमने रिसेंटली फार्मा सेक्टर में देखा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो बात करें 25% तक हो चुका है और उसके साथ चाइना जापान का मार्केट पूरी तरह धराशायी हो चुका है सर। -900 पॉइंट्स यहां अगर बात किया जाए तो यहां जापान के मार्केट में गिरावट हुई है। लेकिन यह जो बुरी खबर होने के बाद भी क्रिस वुड साहब हैं, ये एक ऐसे देश के काफी शेयर्स पे दांव खेल रहे हैं। मतलब इस गिरावट में भी, क्योंकि देखो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और देखा जाए तो जेफरीज के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं और इनका कहना है कि इस देश के शेयर्स अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं कौन सी कंट्री पर उन्होंने दांव लगाया है और खासकर ऐसे कंडीशन पे एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन क्या है और प्लस आपके पोर्टफोलियो, इसके बारे में पूरा जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि कंडीशन क्या है। अब देखो, सबसे पहले अगर भारतीय बाजार के बारे में बात करें तो ये आपको ना बहुत जगह न्यूज देखने को मिल रहा होगा। कौन सा कि भाई साहब ट्रम्प साहब का 25% ऑटो टैरिफ है और इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ना जिनके कारोबार को बहुत बुरी तरह यहां बिगाड़ने वाले हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों का हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं। मार्केट की अगर कंडीशन देखोगे तो मार्केट में काफी दबाव है और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 371 पॉइंट सेंसेक्स काफी गिर चुका है। और जो एक हम सपोर्ट की बात कर रहे थे निफ्टी में, तो निफ्टी 50 का वो सपोर्ट एक्चुअली टूट चुका है। और काफी जो इन्वेस्टर हैं, देखो ट्रेडिंग में तो आप ऊपर नीचे आप कमाई लेते हो हमेशा, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। लेकिन जो 23,457 में पहुंच चुका है, हमने 23,500-600 का एक सपोर्ट लेके बात की थी, उसको तोड़ चुका है। अब ये सबसे बड़ी गिरावट है बिकॉज ऑफ ऑटो सेक्टर। 25% का टैरिफ कि सर 25% का टैरिफ हम लगाने वाले हैं। आप कोई भी सामान हमारे देश में बेचोगे तो सर 25% एक्स्ट्रा आपको लगेगा। अब ये जो 25% एक्स्ट्रा लगेगा, हो सकता है आपके रेवेन्यू से लॉस हो, आपका सेल्स न हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद ना देखो, आप जापान के मार्केट की कंडीशन देखो। जापान के मार्केट की कंडीशन में सर यहां भी हालत अच्छी नहीं है। यहां लगभग 679 पॉइंट जापान का निक्की 225 लगातार गिर चुका है। मतलब जो कंडीशन मार्केट को ऊपर ले जाती है, सारी कंडीशन अभी दांव पे है। और मैं आपको बताऊंगा केवल एक कंडीशन ने मार्केट को सपोर्ट किया है और मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर क्रूड ऑयल की कंडीशन देखोगे ना सर, ये क्रूड ऑयल 68-69 पे हुआ करता था, अभी पहुंच गया है 73.68। ऐसे ट्रेड सिचुएशन में, जब ऐसी ट्रेड वॉर होती है ना, ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है और यही हम नहीं चाहते कि ना हो, क्योंकि अगर ये क्रूड ऑयल बढ़ेगा ना सर, ये बहुत दिक्कत होने वाली है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ जितनी भी चीजें बाहर से आ रही हैं उसके दाम बढ़ने वाले हैं। और खासकर अगर देखा जाए तो हमारा
पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, और फार्मा सेक्टर, रबर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये क्रूड का प्राइस 68-69 हुआ करता था, 73 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और प्लस अगर आप बाकी मार्केट की कहानी देखोगे तो बाकी मार्केट में भी लगातार गिरावट है। अगर हम यूएस की मार्केट की भी देखें तो कंप्लीट मतलब इंसान एक, और इंसान के एक फैसले के कारण पूरा मार्केट हिला हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कौन से शेयर्स हिले हुए हैं, थोड़ा देखना, नजर पे रखना और देखो आपके पास ये शेयर है कि नहीं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले टोयोटा की बात करते हैं। 6.8 बिलियन मार्केट कैप इनका गिर चुका है, सोचो अभी तक। और ये टेस्ला के बाद सेकंड बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनका मार्केट कैप अच्छा खासा गिर चुका है। देखो ये जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं सब पे बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स 14,200 करोड़ बहुत होता है, 14,200 करोड़ का मार्केट कैप गिर गया है। तो यहां देखो अगर आपके पास टाटा मोटर्स है, डेफिनेटली आपको स्टडी करने की जरूरत है कि यहां क्या करना चाहिए। ठीक है, तो टाटा मोटर्स में, और खासकर क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा सेगमेंट की अगर बात करें, जेएलआर के बारे में बात करेंगे, तो ये यूके से यूएस के मार्केट में जाके सेल होता है। और यूएस ने क्लियर बोल दिया कि भाई 25% एक्स्ट्रा लगाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री की दिक्कत हो रही थी। सोचो लास्ट ईयर की बात करो आप, टाटा मोटर्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखो आने वाले समय में हमारे लिए सेल्स एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमारी इन्वेंट्रीज बहुत सारी बची हुई है। मतलब पुराने जो माल हैं अभी भी बचे हुए हैं, उनको वो बिके नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ा टेंशन कि पुराना माल नहीं बिका हुआ है, प्लस ये जो एडिशनल 25% का लग गया टैरिफ, ये मार्केट को बहुत दूर तक सदमा दे सकता है। तो इससे देखो, क्योंकि 31% रेवेन्यू की बात करेंगे, टाटा मोटर्स 31% का रेवेन्यू यूएस में सोचो देता है, और 31% का यूएस अगर मार्केट वहां डाउन होगा, सोचो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लंबा असर पड़ने वाला है। और अगर सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करें तो 43% फ्रॉम द यूएस, यहां भी ये कंपनी 43% अपना कारोबार यूएस में करती है। भारत फोर्स, आपके पास अगर ये शेयर है प्लीज एक बार चेकआउट करो, देखो समझो, इसके बाद अपना डिसीजन बताना। भारत फोर्स 38% यहां मार्केट, ये कंपनी का 38% यूएस में चलता है। अगर बात करें संवर्धा मदरसन की बारे में बात करेंगे, जी हां, दे आर फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेल आउट करते हैं। इसमें भी असर पड़ेगा क्योंकि ऑटो पार्ट्स में भी कंपनी आ जाती है। ये सारी कंपनी एक बार चेकआउट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। आपको डिस्कस करना हो तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, जहां मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा कि अगर आपके पास स्टॉक है तो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले बात हो गई, ठीक है। अब यहां एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखो, ऑटो सेक्टर में गिरावट तो है, हमें पता है, लेकिन अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर के बाद अगर कोई सेक्टर है तो जी हां, ऑटो सेक्टर जो निफ्टी 50 को संभाला है। बहुत दिन तक तो मामला होने नहीं वाला, जरूर शॉर्ट टर्म है, लेकिन पता है क्या है, ट्रम्प साहब ने एक चीज कह दी है जिसके कारण थोड़ा सा ना ये सेगमेंट जरूर खराब हो सकता है। देखो उन्होंने क्या कहा है, देखो उन्होंने ये कहा है कि देखो ये जो भी चल रहा है ना, ये अस्थाई नहीं है, ये स्थाई है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप, हमने जो अभी लगाया है, टैरिफ लगाया है, ये न्यूज पे भी आया था कि जो हमने लगाया है ये परमानेंट रहेगा, इसको टेम्परेरी ना समझा जाए, इन्होंने क्लियर कह दिया। देखो ये चीज, ये थोड़ा चिंता की बात है यार माय डियर फ्रेंड्स, कि इन्होंने कहा है कि ये कोई अस्थायी फैसला नहीं है बल्कि स्थायी फैसला है, और इसके फैसले से ही बहुत सारी दिग्गज कंपनियों पे असर पड़ा है। मतलब ये उनकी जो सोच है ना, फिलहाल तो, क्योंकि देखो इनकी सोच बदलती रहती है, तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि देखो ये फैसला बिल्कुल परमानेंट फैसला है। ऑटो सेक्टर में 25% जो हमने टैरिफ दिया है सर, ये टैरिफ कम नहीं होने वाला। हो सकता है भारत के लिए हम थोड़ा सा कुछ नरमी जरूर करें, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड यूज कर लिया है ना कि देखो ये परमानेंट वाला डिसीजन लिया है, थोड़ा ये टेंशन जरूर है। अब ये क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, अप्रैल का महीना जरूर बताएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं तो यही कहता हूं कि ऑटो सेक्टर बहुत दिन तक नहीं गिरेगा, बहुत दिन तक नहीं। तो ऐसे में आपके पास कुछ अच्छे स्टॉक में निवेश करने का मौका है डेफिनेटली। तो ऑटो सेक्टर में खासकर मिड कैप ब्लू चिप कंपनी में अच्छा मौका है। आप इसमें टारगेट दिसंबर 2025 तक टारगेट लेके निवेश कर सकते हो। जी हां, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां जरूर संपर्क कर लेना। मैं वहां आपसे कुछ स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन जरूर करूंगा, तो उसकी आप सर्विसेज ले सकते हो। आफ्टर दैट विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। तो ये चीजें हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
खासकर ऐसे निवेशक जिन्होंने सेक्टोरियल फंड्स लिए हैं। सेक्टोरियल फंड्स में खासकर मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, मैं यही कहूंगा कि सर इसमें एवरेजिंग मत करना, थोड़ा एवरेजिंग करने से बचना, क्योंकि ये सेक्टर में थोड़ा अभी डाउन अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने में और मई महीने में रह सकता है। तो खासकर मैन्युफैक्चरिंग जितने भी फंड्स आपके पास रखे हैं, बाकी आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है और लमसम में, जी हां, मिड कैप, मिड लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में लगातार निवेश करते रहो। एक पॉइंट मैं मिस कर गया क्रिस वुड साहब का, ये मामला तो चल रहा है खराब, निगेटिव माहौल तो चारों तरफ है, लेकिन खासकर जेफरीज के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं यार ये, और इनका कहना था कि इस समय सबसे ज्यादा जो मैं निवेश कर रहा हूं वो इंडिया, चाइना, जापान का अगर तीनों कंट्री की बात किया जाए तो मैं इंडिया पे सबसे ज्यादा दाव लगा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये इनका क्लियर कहना है। क्रिस वुड साहब के बारे में पढ़ लेना, इनका आर्टिकल में क्लियर मेंशन था कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत जगह है, खासकर जापान में, चाइना में, यूएस में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिस तरह वैल्यूएशन अभी डाउन हो रहा है खासकर भारत के इमर्जिंग मार्केट में, तो मैं जापान, चाइना को छोड़ के भारत में निवेश करूंगा। इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर ऐसा कह रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। इस पे आपका क्या कहना है जरूर मुझे बताना। चलो चलते हैं आपके कुछ कमेंट्स पे। सबसे पहले नमस्ते सर, 10,000 के एसआईपी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। चलो देख लेते हैं कि आपके एसआईपी आप लोग क्या गलती करते हो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 3,000 ओके है। लार्ज एंड मिड कैप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, परफेक्ट है यार, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। चलते कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है संजीव साहब का एसआईपी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। देखो ये जो दोनों फंड है, इन दोनों में से आप चाहो तो किसी एक फंड में निवेश करो, दूसरा फंड लेने की जरूरत नहीं है, और आप एक मिड एंड लार्ज कैप फंड रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा फॉर 2,000। बाकी परफेक्ट है, चलने देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं, नमस्ते सर, पोर्टफोलियो 3,000 पर मंथ, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, कुछ चेंज करना हो तो बता दीजिएगा। पराग पारिक में आप कर रहे हो फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कंटिन्यू चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईसीसी ब्लू चिप लार्ज कैप में कर रहे हो, 500 अभी ऐड किया है, करने दो इसको, आप लार्ज एंड मिड कैप फंड भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज 37 है, हिरेन बोरा की, उन्होंने घर खरीदा है, इन्वेस्ट इन पीपीएफ, एनपीएस एंड वांट टू आल्सो इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए निवेश करना चाहते हैं 14,000 प्रति महीने से। चलो, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 4,000 डाला है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स फंड में डाला है उन्होंने 2,000, ठीक है ना। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे उन्होंने मेंशन किया है कितना, 4,000। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है तो एचडीएफसी का दूसरा फंड आपको लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने लार्ज कैप फंड लिया है। यहां चाहो तो एक मिड कैप फंड जरूर ले सकते हो, मिड कैप में आपके पास एक्सिस मिड कैप फंड का ऑप्शन है, आप मिड कैप ले सकते हो, बाकी कंटिन्यू रहने देना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको क्या लगता है कि यार देखो ये जो ट्रम्प साहब का रवैया था खासकर ऑटो सेक्टर में 25% के टैरिफ को लेके, तो ये मामला कब तक खराब रहेगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, देखते हैं सबसे शानदार कमेंट किसका रहता है। बाकी स्टॉक के लिए जुड़ सकते हो मुझसे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां आपसे हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं कोई भी स्टॉक के बारे में, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।